हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो ना? चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज मैं आपको बता दूं कितना हो चुका है हमारा। अच्छा, लिम्फ और सर्कुलेटरी पाथवे आज हमारा होना है। यानी लिम्फ से पहले ब्लड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ब्लड वाले पार्ट तक अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे एक बार पूछ सकते हो, ब्लड वाले पार्ट तक, ठीक है? हाँ। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। समझ में आ गया? हाँ, गुड आफ्टरनून। मुझे अब तुम्हारे कमेंट बहुत छोटे छोटे देख रहे हैं, नहीं दिख पा रहा मैं, पास जाना पड़ता है देखने के लिए। तो गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है बेटा। अभी एनटी ने डिक्लेयर नहीं किया कि नीट ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं। अच्छा, पहली स्लाइड आ गई। जो नए बच्चे हैं जो आज और कल में ज्वाइन किए हैं, या जिन्होंने अभी इसको स्कैन करके एक फॉर्म फिल नहीं किया, वो फिल कर दें और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप है आपके चैनल का। रिवीजन मैं लास्ट लेक्चर का ही कराऊंगा जो कल कराया था, वो मेरा रूटीन चलेगा। रूटीन के अंदर पिछले लेक्चर का रिवीजन, देन कंटिन्यू आगे, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड, सॉरी लिम्फ। पर ब्लड ग्रुप बता दूं, आपके सिलेबस में ब्लड ग्रुप दो हैं। एक एबीओ ब्लड ग्रुप है पहला, और दूसरा है आर एच, एंटीजन बेस्ड आर एच ब्लड ग्रुप, ठीक है? ये दो ब्लड ग्रुप आपके सिलेबस में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप किस पर बेस्ड होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप कुछ खास टाइप के एंटीजन होते हैं, ए और बी, इस पर बेस्ड होता है। अगर ये ए और बी दो टाइप के एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर हैं, ठीक है, तो उसके बेस पर हम इसको ए बी और ओ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन है ब्लड ग्रुप बी, दोनों एंटीजन है ब्लड ग्रुप ए बी। कोई भी एंटीजन नहीं है ए और बी में से, ए और बी में से, तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में नेचुरल ही एंटीबॉडी होते हैं, ओनली एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में, ठीक है? किसके केस में? एबीओ ब्लड। मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? ठीक है, तुम्हारे मैसेज, अभी मैसेज जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया करूँ ना, तब मैसेज स्टॉप हो जाने चाहिए, ठीक है? जब मैं कहा करूं कुछ पूछो तो आप उसमें मैसेज लिखा करो, तो मैं पास जाके देखा करूंगा, ठीक है? अभी यहां जाओ। अगर मैं एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करता हूं, ठीक है, तो इसके केस में नेचुरली एंटीबॉडी होते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन होगा, तो नेचुरल एंटीबॉडी बी होगा। बी के केस में बॉडी के अंदर ए होगा। ए बी के केस में बॉडी में एक भी एंटीबॉडी नहीं होगा क्योंकि मैच कर जाएगा, क्लंपिंग हो जाएगी। ओ के केस में दोनों एंटीबॉडी होंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? फाइनली मैंने एक तरीका भी बताया था, ये एक चार्ट है जो बड़ा अच्छी तरीके से समझ में आता है। जब भी जो ब्लड ग्रुप डोनेट करता है, अगर मेरा ब्लड किसी को दिया जा रहा है, तो मेरे ब्लड के अंदर मिलने वाले एंटीजन, समझ रहे हो, उसकी बॉडी के लिए एंटीजन की तरह बिहेव करेंगे। मतलब उसकी बॉडी के एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम करेंगे। यानी जो डोनर है उसके एंटीजन और रिसीवर के एंटीबॉडी हमेशा चेक किए जाते हैं, सेम नहीं होने चाहिए ऑलवेज, ठीक है? क्योंकि रिसीवर जो है उसकी बॉडी के अंदर उसको डाला जाएगा, तो अब बॉडी का इम्यून सिस्टम मतलब एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम करेगा, ये सेम नहीं होने चाहिए। तो डोनर का हमेशा एंटीजन और रिसिपिएंट की हमेशा एंटीबॉडी मैच की जाती है, ये सेम नहीं होनी चाहिए, मिस मैचिंग होनी चाहिए, तभी ब्लड डोनेट होता है, ठीक है? जैसे ये सब एंटी, भाई ए ब्लड ग्रुप आ गए, ये इनके एंटीजन आ गए, ये रिसीवर का ब्लड ग्रुप आ गया, ये इनके एंटीबॉडी आ गए, इनकी मैचिंग होती है। तो ए आप ए को दे सकते हो, मिसमैच हो रहा है, और ए आप ए बी को दे सकते हो, मिसमैच हो रहा है। बी आप बी को दे सकते हो और ए बी को दे सकते हो। ए बी सिर्फ ए बी को दिया जा सकता है, जबकि ओ सबको दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी एंटीजन नहीं है। ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन एब्सेंट है, ठीक है? इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्लियर है? तो ओ निगेटिव है, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है? बोथ ए एंड बी एंटीजन दोनों ही एब्सेंट है इसके पास, तो सबको दिया जा सकता है। और उसमें भी आर एच एंटीजन भी नहीं है, तो ओ नेगेटिव सही माने में यूनिवर्सल डोनर होगा। जबकि ए बी क्या है भाई? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। क्यों? क्योंकि लेने वाले का क्या देखते हैं हमेशा भाई? लेने वाले का हमेशा एंटीबॉडी, इसके पास एक भी एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है? तो नील का मतलब है एब्सेंट, भाई इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास एंटीजन नहीं है। बात बाकी का तो समझ में आ गया था आपके। अच्छा, अब मैंने बात की थी आर एच ग्रुप की। अगर मैं आर एच ग्रुप की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन के अंदर
पॉपुलेशन के अंदर मैक्सिमम लोग RH पॉजिटिव हैं, बहुत कम लोग RH नेगेटिव हैं। यानी अगर कहा जाए तो 20% लोग यस RH नेगेटिव हैं और 80% लोग RH पॉजिटिव हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर 80% RH पॉजिटिव है, 20% RH नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब RH एंटीजन है इनके पास, नेगेटिव का मतलब है RH एंटीजन नहीं है इनके पास। और मैंने पहले ही बताया RH एंटीजन के केस में एक भी एंटीबॉडी बॉडी के अंदर नहीं होती नेचुरली, ये बनते हैं। अगर किसी RH नेगेटिव पर्सन को आप RH पॉजिटिव ब्लड दे दोगे तो वो RH एंटीजन उसकी बॉडी में जाकर के उसके बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करेंगे प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाने के लिए, तब एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा। नेचुरली नहीं होते, ठीक है। तो नेचुरली RH एंटीबॉडी एब्सेंट इन ह्यूमन बॉडी बन सकते हैं, जैसे आपने RH एंटीजन दे दिया, या बॉडी के बाहर का कोई भी पार्ट बॉडी में जब एंटर करता है तो इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है, जब बॉडी में एंटर करेगा तो बी लिम्फोसाइट्स उससे इंटरेक्ट करेंगे, तुरंत सेल डिवीजन होगी, प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बनेंगे, और प्लाज्मा सेल का काम होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। अगर आपने RH एंटीजन डाले हैं तो एंटी RH एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर, ठीक है। यानी ये एंटीबॉडी नेचुरली नहीं थे, पहले से नहीं थे, ये बने हैं एंटीजन के रिस्पॉन्स में। इसीलिए अगर कोई RH नेगेटिव पर्सन है उसको RH पॉजिटिव ब्लड देने से अवॉइड किया जाता है। उसमें भी अगर फीमेल का केस हो तो दिया ही नहीं जाता भाई। फीमेल अगर RH नेगेटिव है तो गलती से भी उसको RH पॉजिटिव ब्लड मत दे देना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना। तो यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर मैंने बात की थी RH इनकॉम्पेटेबिलिटी, मतलब एक केस है जिसमें फीमेल अगर अच्छा एक कहानी बनाई जा सकती है। मानो एक फीमेल है, ठीक है, अभी उसकी मैरिज नहीं हुई, ठीक है, और गलती से उसको किसी ने RH पॉजिटिव ब्लड डोनेट कर दिया, उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे इंसान से जो RH पॉजिटिव था। अब बताओ उसका पहला बेबी नॉर्मल होगा या पहले बेबी को एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाएगा? अगर हाँ, उसका पहला बेबी नॉर्मल होगा या उसको एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाएगा? जरा बताओ। नॉर्मल। नॉर्मल। नो नॉर्मल। वन बेबी डेथ। चलो सुनो मेरी बात, मैंने कहा ना उस फीमेल को अगर गलती से किसी ने RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया तो उसके बॉडी के अंदर क्या बन जाएंगे? मेमोरी सेल बन जाएंगे। फिर उसकी शादी किसी RH पॉजिटिव इंसान से होती है, ठीक है, और उसका पहला बेबी अगर RH पॉजिटिव हो गया तो मर जाएगा, ठीक है। अब जब भी बेबी RH पॉजिटिव होगा सारे मारे जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकती वो। क्यों ट्रीटमेंट नहीं करा सकती? ट्रीटमेंट तब होगा भाई, ट्रीटमेंट क्यों होता है? उस फीमेल के अंदर मेमोरी सेल ना बन जाए इसलिए ट्रीटमेंट कराया जाता है। पर मेमोरी सेल तो शादी से पहले ही बन चुके हैं, क्योंकि गलती कर चुके हैं। गलती क्या? उस नेगेटिव फीमेल को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा करके, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन हो सकती है। यस, उसकी लाइफ के संग ये चीज बहुत गलत बात होगी ना। तो इसलिए कभी भी नेगेटिव फीमेल, किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो गलती से भी उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं किया जाता। मतलब कुछ झोला छाप डॉक्टर की बात कर रहा हूं, वहां ऐसे केस हुए हैं। स्टैंडर्ड हॉस्पिटल या शहरों में तो ऐसा नहीं होता, जहां ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां टाइप की चीजें हो जाती हैं बाय मिस्टेक, ठीक है। भाई अचानक इमरजेंसी है, जैसे नहीं देखा होगा आजकल, तुमने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में तो बड़ा ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। कहीं कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, भाई कौन शहर लेकर जाए, इतनी दूर है भाई, अपने गांव में है तो सही हो कि डॉक्टर साहब कमरा खोल के बैठे हैं। तो उन्होंने जल्दी फल्दी मतलब कहीं से ब्लड अरेंज कराया, क्योंकि ये चीज हो रही है इतना जानते थे वो, ठीक है, उठा के चढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है, नहीं ध्यान दिया नेगेटिव है पॉजिटिव है, बस ओ था ओ मैच किया, उठा के चढ़ा दिया। तो ऐसी गलतियां अगर हो जाती हैं, ठीक है, तो फीमेल तो बच जाएगी पर उसका फ्यूचर के अंदर वो बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी अगर उसकी मैरिज किसी RH पॉजिटिव से होती है तो उसके लिए RH नेगेटिव लड़का ढूंढना पड़ेगा। फिर समझ में आया? अब आ जाओ। तो भाई नॉर्मल केस में क्या होता है? भाई मदर RH नेगेटिव है और पहला बच्चा RH पॉजिटिव है, वो तब होगा जब हस्बैंड RH पॉजिटिव होगा। फर्स्ट में भी नॉर्मल हो जाएगा, और ये फीमेल RH नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है इसके अंदर कोई भी RH एंटीजन नहीं है, ठीक है, मतलब एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। RH एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी भी नहीं है, एंटीबॉडी तो बनेगी नहीं, ठीक है। तो पहला बेबी नॉर्मल होगा, पर अदर के अंदर ये मैकेनिज्म हो जाएगी एरेथ्रोब्लास्टोसिस, जिसमें जॉन्डिस और एनीमिया होता है। बट अगर ट्रीटमेंट करा लिया पहले के केस में तो आगे भी नॉर्मल होते चले जाएंगे, सेम चीजें अप्लाई होती चली जाएंगी। मैंने केस भी बताया था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस के अंदर जब लास्ट मंथ आते हैं
तो आरबीसी लीक कर जाती है प्लेसेंटा को। वैसे नॉर्मल केस में प्लेसेंटा में 3 बैरियर होते हैं, मदर का ब्लड अलग होता है और फीटस का ब्लड अलग होता है, ठीक है। जब बच्चा बाहर आ जाता है और प्लेसेंटा टूटता है उस समय ब्लड की मिक्सिंग होती है, पर बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। फिर भी अगर लीकेज हो जाए तो भी खतरा नहीं है, क्योंकि लीकेज होने पर बी लिम्फोसाइट से इनका इंटरेक्शन होकर प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल पहली बार किसी एंटीजन के एक्सपोज से जो एंटीबॉडी बनाते हैं वो आईजीएम होते हैं, हमेशा सबसे बड़े एंटीबॉडी होते हैं। ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए इनसे खतरा नहीं है। बट सबसिक्वेंटली सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करती है और फिर आरबीसी लीक हो जाए, तो इस बार इस आरबीसी से बी लिम्फोसाइट इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इस आरबीसी से जो इंटरेक्ट करेंगे वो मेमोरी सेल करेंगे, ठीक है। मेमोरी सेल का जब इंटरेक्शन होगा तब प्लाज्मा सेल बनेंगे, और प्लाज्मा सेल इस बार आईजीजी एंटीबॉडी बनाएंगे, आईजीजी एंटीबॉडी बनाएंगे। क्लियर बिल्कुल, हाँ। एंटी-आरएच एंटीबॉडी, आईजीजी, और आईजीजी सबसे छोटे एंटीबॉडी होते हैं, बच्चे में एंटर करके उसको किल कर देंगे, जॉन्डिस एनीमिया कर देंगे। अब आ जाओ, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-आरएच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय, इसको रोका जा सकता है अगर पहले बेबी के केस में इमीडिएटली आपने क्या बना दिया, एंटी-आरएच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। क्लियर बिल्कुल, हाँ। ये डायग्राम बनाना नहीं है, ये डायग्राम समझाने के लिए बनाया है। नीट एनसीईआरटी में सिर्फ ये दे रखा है, ये वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट यहां तक लिखना है आपको, ये कंसेप्ट लिखना है, ये कंसेप्ट लिखना है, और इस कंसेप्ट के अंदर ये वाली लाइन ऐड कर देनी है, ये वाली लाइन, ये लाइन ऐड कर देनी है बस। हाँ, जिस बच्चे को लगता है नहीं नहीं यार मैं डायग्राम बना के ज्यादा मुझे अच्छा समझ में आएगा, तो वो एक डायग्राम को क्या इस तरीके से बेबी को बना करके, सिंपल इस तरीके से एक एम्ब्रियो बना करके आर एस पॉजिटिव आर एस नेगेटिव लिख करके रिप्रेजेंट कर सकता है। सिंपल सी बात है, ये एम्ब्रियो बन गया इस तरीके से, ठीक है। चलो अब आ जाओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? भाई इमीडिएटली आफ्टर किंग जैसे ही आरबीसी लीक करेगी, हमने बाहर से एंटी-आरएच एंटीबॉडी जो लैब में बनाए थे, इनका शॉर्ट लाइव होता है, ठीक है, इनसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये एंटीबॉडी मेमोरी सेल नहीं बना सकते, वो एंटीजन नहीं बनाते हैं। तो हमने तो एंटीबॉडी इंजेक्ट किए हैं जो इन सारे आरबीसी को न्यूट्रल कर देंगे, और बी लिम्फोसाइट इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, यानी मेमोरी सेल बन ही नहीं पाएंगे, यानी सेकंड बेबी भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड केस में कराओगे थर्ड नॉर्मल हो जाएगा। इनको रोगम एंटीबॉडी या एंटी-आरएच एंटीबॉडी कहते हैं। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, यस या नो? अब मुझे कमेंट बताओ, ठीक है। वीएमएस हो गया, वीएमएस, ठीक है। एंटीबॉडी बेटा, फीमेल अगर आरएच नेगेटिव है, उसके बॉडी के अंदर आरएच एंटीजन ही नहीं है, तो ये एंटीबॉडी उसको क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? समझे? हाँ, डोपा का अनाउंसमेंट हो गया है बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, डोपा का अनाउंसमेंट हो चुका है। डोपा जो इनका वेदांतु का एक वो है जहां से चीजें सेल होती हैं, निकलती हैं, ठीक है, वहां पर आ गया है, वहां से कोई परचेज करेगा 3 से 4 दिन में उसको मिल जाएगा। इस वीक, मिड वीक, मतलब सॉरी इस वीक क्या, हाँ इस आ गया सैटरडे, कल सैटरडे, इस वीक के एंड तक यानी फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर भी शो हो जाएगा, मतलब प्रिंट आके आ चुका है, और सैटरडे से डिस्पैच होना चालू हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट वीक आपको डोपा मिल जाएगा। ये प्रॉपर मीटिंग के अंदर अनाउंसमेंट हुआ है, तो मैंने कहा बच्चों को जाके बताऊंगा मैं, ठीक है, और तुमने याद भी दिला दिया मुझे, तो मैंने इन्फॉर्मेशन तुम्हें भी दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट वीक से डोपा सबको मिलना चालू हो जाएगा। मैंने ये भी पूछा है, जिन बच्चों ने इन्फिनिटी लिया था उन बच्चों के पास नीट एडवांस जा चुका है, अब डोपा क्या फिर से अलग से पोस्ट से फिर से भेजा जाएगा, क्या तरीका होगा? उन्हें कि हाँ, उन्हें कि हमारा मतलब फिर से हम खर्च करेंगे, ठीक है, हमने पहले ही बात कर रखी है, और फिर से सेम उन सारे बच्चों का लिस्ट तैयार है जिन्होंने इन्फिनिटी लिया है, जिनके पास नीट एडवांस आ चुका है, उनके पास अगेन डोपा फिर से भेजा जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे से जो बच्चे कॉम्बो ले रहे हैं, इन्फिनिटी ले रहे हैं, जो इन्फिनिटी में अपडेट करा रहे हैं, उनको अब नीट एडवांस और डोपा साथ एक साथ आएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वीक से जिन बच्चों का अभी पेंडिंग है, नीट एडवांस पहुंचा नहीं है, जिन्होंने नीट में जिसमें इन्फिनिटी में अपग्रेड करा लिया है, ठीक है, तो अब बच्चे इन्फिनिटी में अपग्रेड भी करा सकते हैं, ठीक है। सर नीट इन्फिनिटी कैसे? नीट पे अपग्रेड कराने के लिए बेटा आपके पास एक मैसेज आता है, ठीक है, सारे बच्चों के पास मैसेज आएगा जिनके पास मंथन है, तो वो चाहे तो बेटा उस मैसेज के थ्रू उसमें एक लिंक होता है, आप अपने उसको अपग्रेड करा सकते हो,
ठीक है, जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है उसको पे करा करके, ठीक है, जैसे किसी ने 3000 का लिया तो उसका डिफरेंशियल अमाउंट जो इन्फिनिटी का होगा, ठीक है, उसको आप यूज करके आप अपग्रेड करा सकते हो। वो मैसेज आपके पास आता रहता है व्हाट्सएप और नॉर्मल उस पर, ठीक है, आपके रजिस्टर्ड नंबर पर, ठीक है, बच्चों ने ही मुझे बताया था, तो उससे बच्चे अपग्रेड करा लेते हैं, ठीक है। बीएमएस मतलब ब्रेन में सेट। अब चलते हैं आगे, ठीक है। चलो अब लिम्फ की बात कर रहे हैं भाई। लिम्फ क्या है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही तो पार्ट है, ये ब्लड का ही फिल्ट्रेट है। आप समझना, मेरे अलग से कुछ नहीं है। इट इज अ फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड। भाई लिम्फ क्या होता है? इट इज अ फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड। में लिख दे रहा हूं, लिम्फ होता क्या है? इट इज अ फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड। जब ब्लड फिल्ट्रेट लिख देता हूं मैं। ब्लड फिल्ट्रेट है। कैसे बनता है? अब देखो, समझना मेरी बात। सबसे पहले मैं एक ब्लड वेसल्स बनाऊंगा, लिम्फ वेसल्स बना सकते हैं पहले। मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। लिम्फ वेसल्स होगी, इसके अराउंड में एक ब्लड वेसल्स भी बना देता हूं। चलो मैं सिंपल ऐसे ही बना देता हूं। मेरे साथ ड्रॉ कर लो। सेल्स हैं। अब देखो, यहां से ब्लड धीरे धीरे फिल्टर होके कहां आएगा? ये इस गैप से होता हुआ, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, यहां से ब्लड फिल्टर होके यहां पहुंचेगा। ये फिल्टर होता हुआ ब्लड यहां पहुंच रहा है। ब्लड का ही फिल्ट्रेट तो है। कैसे बनेगा? लिम देखो, ये फिल्ट्रेशन चल रहा है, यहां एक फ्लूइड बन गया ये पूरा, यानी इन पोर साइज से फिल्टर होके जो फ्लूइड यहां पहुंचेगा, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, समझना मेरी बात। ये दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है।
हाँ बेटा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो सेल है ना, ये इंटरस्टिशियल सेल है सारी की सारी, इट इज अ इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी हो गए, वो लिम्फ कैपिलरी हो गए। ब्लड कैपिलरी हो गए, ये लिम्फ कैपिलरी हो गए, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया, इंटरस्टिशियल सेल हो गए, ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक बार और यहां से होता हुआ फिर फिल्टर होगा, एक बार यहां से होता हुआ फिर फिल्टर होगा, एक बार ये यहां से फिल्टर होता हुआ फिर से एक बार फिल्टर होगा, ये फिल्टर फिर से फिल्टर हो रहा है, ये फिर से फिल्टर हो रहा है, अगेन एक बार फिर से फिल्टर हो रहा है, दो बार फिल्टर हो रहा है। अब जब फिल्टर होके यहां जो बनेगा, समझना, इसको बोलते हैं हम लिम्फ। यहां जो बन रहा है ना, ये जो बन रहा है यहां पर, इसको आप लिम्फ बोलोगे। इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं हम, टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ बोल सकते हो, टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हो, ठीक है। दो बार फिल्ट्रेशन हुआ, दो बार फिल्ट्रेशन हुआ, एक बार इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना, फिर अगेन कैपिलरी में, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी फिल्ट्रेशन हुआ, तब जाकर के ये लिम्फ बना, ठीक है। तो लिम्फ दो बार फिल्ट्रेशन में क्या क्या हुआ, लिम्फ में क्या क्या माइनस हुआ, तो आप बोल सकते हो यहां पर ब्लड माइनस, ब्लड माइनस, तीन चीजें निकल गई, आरबीसी निकल गई इसमें से, आर बी सी प्लस प्लेटिलेट्स निकल गए, प्लस आरबीसी निकल गई, प्लेटिलेट्स निकल गए, और साथ में एक चीज और निकली यहां पर, ठीक है, आरबीसी प्लेटिलेट्स मैक्रो प्रोटीन, बड़े साइज के मैक्रो प्रोटीन। तो आरबीसी निकल गए, प्लेटिलेट्स निकल गए, और मैक्रो प्रोटीन्स निकल गए, आरबीसी प्लेटिलेट्स और मैक्रो प्रोटीन, ये चीजें यहां से निकली हैं। अब बताओ बेटा, फीमेल में आरएच पॉजिटिव भी होता है, आरएच नेगेटिव भी होता है, मेल में भी आरएच पॉजिटिव हो सकता है, आरएच नेगेटिव हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है, सेक्स पर बेस्ड नहीं है। पर समस्या तब आती है जब कोई फीमेल आरएच नेगेटिव हो, उसका बच्चा आरएच पॉजिटिव हो। समझ में आया? तो वही केस आती है, हस्बैंड अगर आरएच पॉजिटिव है तो बच्चा आरएच नेगेटिव भी हो सकता है, पर पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट? तो लिम्फ क्या होता है? लिम्फ टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। हाँ, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, आरबीसी नहीं होते, तो मतलब कलरलेस कह सकते हो, व्हाइट कलर कह सकते हो, ठीक है। ब्लड में से आरबीसी, प्लेटिलेट्स और मैक्रोप्रोटीन को निकाल दिया, तब बच गया लिम्फ। लिम्फ एक्ट एज मिडिल मैन, जो लिम्फ होता है ना, एक्ट एज मिडिल मैन। भाई मिडिल मैन का मतलब है, भाई यहां जहां ब्लड नहीं पहुंचेगा, जहां तक ब्लड नहीं पहुंचेगा वहां ब्लड का फिल्ट्रेट पहुंचेगा। भाई जरूरी सब जगह ब्लड पहुंच ही जाए, हाँ। इंटरस्टिशियल सेल का मतलब है जो इंटरस्टिशियल स्पेस, ये स्पेस है भाई, दो के बीच का जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उन स्पेस में जो सेल मिल रही हैं उनको हमने इंटरस्टिशियल सेल बोल दिया। इन सेल के बीच में जो फ्लूइड धीरे धीरे बिल्कुल फाइन फ्लूइड के डिपोजिट हो रहा है, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दिया। इंटरस्टिशियल, दो चीजों के बीच मिलने वाली सेल, दो चीजों के बीच मिलने वाला स्पेस, दो चीजों के बीच मिलने वाला फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो एक्ट एज लिम्फ, एक्ट एज lymph act as middleman between, किसके बीच में मिडिलमैन का काम करता है, ठीक है भाई, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। भाई ब्लड से जो चीज वहां टिश्यू तक नहीं पहुंचेगी, ये मिडिलमैन लेके जाएगा। ब्लड एंड टिश्यू,
ब्लड और टिश्यू के बीच में मिडिलमैन का काम करता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या क्या, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिशन, गैसेस एटसेट्रा। इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए, विच एक्ट एज मिडिलमैन। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक समझ में आया नहीं आया? नहीं बेटा, नीट इन जो अल्टीमेट वाला बैच है ना, उसके अंदर कोई भी हार्ड मटेरियल नहीं है। उसमें टेस्ट सीरीज है, एकलव्य टेस्ट सीरीज साथ है उसके। अल्टीमेट के साथ एकलव्य टेस्ट सीरीज है, और जो खाली इन्फिनिटी है उसके साथ टेस्ट सीरीज नहीं है, पर हार्ड मटेरियल यानी 4 बुक और 2 डोपा हैं, 6 बुक। ठीक है। अब क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ब्लड, ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम देखो तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पूरा, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, जैसे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। ठीक है। और फाइनली ये ब्लड यहां से तो लिम्फ में चला गया, लिम्फ कैपिलरी। और लिम्फ कैपिलरी कहां जाते हैं? लिम्फ कैपिलरी कहां जाएंगे आगे लेकर के इसको? लिम्फ वेसल्स के अंदर। लिम्फ वेसल्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स कहां लेकर के जाएंगे इसको फाइनली? ठीक है। लिम्फ वेसल्स फाइनली ब्लड में एंटर करा देंगे, एंटर करा देंगे वेन के अंदर। ठीक है। लार्ज वेन, लार्ज ब्लड वेन लिख देता हूं मैं। और सारी वेन कहां जाती है अगेन? हार्ट के अंदर। हार्ट से क्या जाएगा फिर? आर्टरी, लार्ज आर्टरी। और आर्टरी से अगेन फिर से लिम्फ बन जाएगा, लिम्फ कैपिलरी। आर्टरी, आर्टरी से फिर लिम्फ बन जाएगा। लार्ज आर्टरी की जगह मैं बस आर्टरी लिख दे रहा हूं क्योंकि इससे समझ में आएगा आपको। हार्ट से आर्टरी, आर्टरी सारी कहां खुलती है फिर अगेन? कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरी से फिर बन गया लिम्फ। तो सर्कुलेशन चलता रहता है, सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है। लिम्फ फिर जाएगा किसमें? लिम्फ कैपिलरी। लिम्फ कैपिलरी से फिर घूमेगा, ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स से लार्ज ब्लड वेसल्स, लार्ज ब्लड वेन, सब वेन में खुलती हैं। वेन हार्ट में खुलती है, हार्ट फिर से अगेन आर्टरी के थ्रू फिर लिम्फ बना देगा। ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। यानी जहां जहां ब्लड नहीं जा सकता, वहां वहां इन सबका ट्रांसपोर्ट लिम्फ करेगा। तो लिम्फ अलग से कुछ नहीं है, लिम्फ ब्लड का फिल्ट्रेट है। यानी ब्लड में से आपने आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रो प्रोटीन को निकाल दिया तो बन गया लिम्फ। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, मिडिलमैन का काम कर रहा है। तो लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस क्या होता है? अब डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, हाँ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे। क्या है ब्लड? हाँ, लैक्टेल्स भी लिख सकते हैं। हाँ, लिम्फ कैपिलरी को लैक्टेल्स बोलते हैं, लिख देता हूं मैं। लिम्फ कैपिलरी को ही लैक्टेल्स बोलते हैं। लिम्फ कैपिलरी बोलो या लैक्टेल्स बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि पहले लिम्फेटिक सिस्टम बहुत डिटेल में कराते थे, और डाइजेस्टिव सिस्टम कराते थे तो उसमें लैक्टेल्स ही लिखते थे हम लोग। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? हाँ, अब डिफरेंस में लिखा रहा हूं, डिफरेंस लिखा रहा हूं, डिफरेंस लिखा रहा हूं, उससे क्लियरिटी आ जाएगी। डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, इससे वो सारे डाउट आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। एकदम क्लियर हो जाएंगे। इधर मैं लिम्फ की बात करूंगा, उधर ब्लड की बात करूंगा। ठीक है,
जरा हम लिम्फ की बात कर लेते हैं। लिम्फ की बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई बेसिक प्रॉपर्टी, लिम्फ का कलर कैसा होता है जरा बताओ। लिम्फ का कलर कैसा होगा जरा बताओ। ठीक है, हाँ, अगर मैं लिम्फ की बात करता हूं, लिम्फ कैसा होगा, कलरलेस। क्यों होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आरबीसी, ब्रैकेट में आरबीसी क्या होंगे यहां पर, एब्सेंट। जबकि ये कैसा होगा, रेड कलर। क्यों होगा रेड कलर, क्योंकि आरबीसी यहां पर प्रेजेंट होंगे। आरबीसी यहां पर प्रेजेंट होंगे, कलरलेस होगा, वो रेड कलर का होगा, पहला। दूसरा, कलरलेस, आरबीसी एब्सेंट, रेड कलर, आरबीसी प्रेजेंट। ठीक है, इसके अलावा दूसरा आपको ध्यान रखना है, लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा होते हैं। ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी कम होते हैं, डब्ल्यूबीसी कम होते हैं। अगर मैं लिम्फ की बात करता हूं तो आपको पता है कि लिम्फ के अंदर प्लेटिलेट्स नहीं होते, प्लेटिलेट्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यहां पर प्लेटिलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं लिम्फ की बात करता हूं तो लिम्फ मैक्रोप्रोटीन, लिम्फ में मैक्रोप्रोटीन एब्सेंट होती हैं, यहां पर मैक्रोप्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, मैक्रोप्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, बड़े साइज की प्रोटीन यहां नहीं होती पर वहां तो होती है ना। ठीक है, यही सब बेसिक पॉइंट समझ में आ रहे हैं, यहां तो कोई डाउट है। हाँ, तो टोटल परसेंटेज की बात करता हूं तो टोटल टोटल प्रोटीन यहां पर मैक्रो प्रोटीन लगभग 3% के आसपास होंगे, 4, 5, 6, 7। ठीक है, टोटल प्रोटीन, टोटल ब्लड प्रोटीन मात्र 4% के आसपास होगा यहां पर, जबकि यहां पर 7% के आसपास होगा, 7% के आसपास होगा। यहां कौन सी प्रोटीन एब्सेंट होगी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, वो उसकी इतनी जरूरत नहीं है डीप में जाने की। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताओ। हाँ, कोई भी डाउट है। अब कई बच्चे कहते हैं सर प्लेटिलेट्स यहां पर नहीं है तो क्या लिम्फ वेसल्स अगर रप्चर कर जाए तो क्लॉटिंग होती भी है, नहीं होती, होती है। क्लॉटिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग होता है। लॉन्ग क्यों होगा, लॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि प्लेटिलेट्स यहां पर एब्सेंट होते हैं, इसलिए क्लॉटिंग ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, जबकि वहां क्लॉटिंग ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, फास्ट क्लॉटिंग हो जाती है। ये डिफरेंस है, इससे आपको क्लियरिटी आ गई होगी क्या है, कैसे ब्लड का फिल्ट्रेट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा कोई भी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है। यहां तक कोई डाउट है, कोई भी डाउट। जहां लिम्फ जाता है, ऐसे बोलो जहां ब्लड जाता है, ठीक है, हाँ, कहीं कहीं ब्लड नहीं भाई, जहां बहुत छोटा सिस्टम होता है, बहुत फाइन नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, जहां जैसे मानो भाई, ये तो कोई कुछ क्वेश्चन है ही नहीं पूछने का,
मोटा आदमी है, एक मोटा आदमी, ठीक है, बहुत पतली पतली गलियां हैं, वहां मोटा आदमी नहीं जा सकता, तो वहां उसके पैकेट को लेके कोई छोटा पतला सा आदमी होगा, वो उससे निकलेगा। और छोटी गलियां आ गई, वहां वो पतला आदमी है, उससे ही पतला कोई आदमी होगा, वहां से निकलेगा। मुझे पैकेट पहुंचाना है, हार्मोन पहुंचाने हैं, गैसेस पहुंचाने हैं। तो जितना फाइन आपके रूट रास्ते आते जाएंगे, उतना ही फिल्ट्रेट और फाइन होकर के उन चीजों को पहुंचाने का काम करेगा। कोई क्वेश्चन है ही नहीं पूछने का। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताओ, नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं सर्क्यूलेटरी पाथवे। ये एक हद तक इंपॉर्टेंट है सिंगल और डबल सर्कुलेशन वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें बेसिक क्या है, अच्छा 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 अच्छा, ब्लड वेसल्स भी इसी में है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, तो ये समझने वाला पार्ट है। क्योंकि ब्लड वेसल्स को आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तीन पार्ट के अंदर, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। मेरी बात समझने की कोशिश करना। हाँ, यहां जगह तो है। आर्टरी, वेन, कैपिलरी। इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक आर्टरी होगी, एक वेन होगी, और कैपिलरी होगी। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है। अब देखते हैं, समझाता हूं मैं। सबसे अंदर की लेयर बना देता हूं पहले तो मैं। इसका ल्यूमिन स्मॉल रखेंगे, इसका ल्यूमिन थोड़ा सा लार्ज रखेंगे, ऐसे, ठीक है। ट्यूनिक का मीडिया थोड़ा थिक कर देंगे, ट्यूनिक का एक्सटर्नल, ये ठीक है। अब मेरे साथ ड्रॉ करो, ध्यान से देखना। यहाँ मिडिल लेयर काफी थिक है, आर्टरी, और ल्यूमिन छोटा है, इसका ल्यूमिन बड़ा है। ये मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर यहाँ पर। यहाँ मिडिल लेयर काफी थिन है।
राइट। ड्रॉ कर लो फटाफट, है ना। अब एग्जैक्ट ध्यान ध्यान रखना है आपको चीजों के बारे में, ठीक है। बाहर वाला जो कोलिजन फाइबर है, ये फाइबरस टिश्यू होते हैं इसके अंदर, फाइबर, कोलिजन फाइबर, कोलिजन फाइबर, कोलिजन फाइबर, कोलिजन फाइबर, ये सब कोलिजन फाइबर से ध्यान रखना, कोलिजन फाइबर्स, कोलिजन फाइबर, कोलिजन फाइबर, ये सेम कंडीशन देखनी, ठीक है। तो अब एक एक करके आपको रिप्रेजेंट करना। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं ट्यूनिका, 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 ट्यूनिका मतलब लेयर, बाहर की है तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, और दोनों में होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, आर्टरी में भी होती है, वेन में भी होती है, ठीक है। और किस नेचर की होती है भाई, क्या है, आप बोलोगे कोलेजन फाइबर होते हैं। जबकि मिडिल की जो लेयर दिख रही है ना, उसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, मिडिल वाली ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स हैं, और सबसे अंदर की जो लेयर है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, सॉरी इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। सबसे अंदर की जो लेयर है वो ट्यूनिका इंटरना है, सबसे अंदर वाली लेयर। ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में ध्यान रखना, इट इज एपिथेलियल टिश्यू। तीन लेयर होती हैं, बस ध्यान रखना है। आर्टरी के अंदर, अंदर आर्टरी के अंदर ध्यान से देखो, ल्यूमिन लार्ज है इसका, सॉरी स्मॉल, कंपैरेटिव वेन, जबकि वेन में ध्यान से देखोगे इसका ल्यूमिन बहुत बड़ा है, इसका ल्यूमिन बहुत बड़ा है, लार्ज है इसका, ठीक है। यहां पर वॉल्व नहीं है, यहां देखो ध्यान से देखोगे वॉल्व प्रेजेंट है, यहां पर वॉल्व है, वॉल्व यहां पर प्रेजेंट है, बट यहां पर वॉल्व प्रेजेंट नहीं है, ध्यान रखना। हाँ स्मॉल है, लार्ज है, यहां वॉल्व का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ट्यूनिका मीडिया, जो ट्यूनिका मीडिया है ना, यहां पर काफी थिक है, जबकि वहां पर ट्यूनिका मीडिया थिन है, ध्यान रखना, ट्यूनिका मीडिया थिन है यहां पर, थिन है यहां पर, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, समझना थिक क्यों है, क्योंकि यहां ब्लड प्रेशर, ल्यूमिन छोटा है, ये थिक, ल्यूमिन स्मॉल की वजह से क्या होगा, बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर यहां पर हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि ल्यूमिन छोटा है, तो हाई प्रेशर से ब्लड निकलेगा, यहां ल्यूमिन बड़ा है तो ब्लड प्रेशर लो होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब प्रेशर हाई है, इसको हाई प्रेशर को झेलने के लिए मीडिया यहां पर थिक होगा, यहां प्रेशर लो है तो ट्यूनिका मीडिया थिन होगा, सिंपल सी बात है। यहां पर हार्ट होता है, हार्ट से ब्लड पंप करता है, इसलिए वॉल्व नहीं होते, यहां वॉल्व होते हैं। क्यों होते हैं वॉल्व, आपसे पूछा वॉल्व क्यों होते हैं वेन के पास, आर्टरी में नहीं होते, क्योंकि यहां पर हार्ट एब्सेंट होता है, हार्ट एब्सेंट होता है। भाई हार्ट का कनेक्शन वेन से नहीं होता, मतलब हार्ट वेन में ब्लड पंप नहीं करता, हार्ट आर्टरी में ब्लड पंप करता है, तो वेन में ब्लड कैसे फ्लो होगा, इन वॉल्व
और सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी से। समझे? हार्ट एब्सेंट है इसलिए वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है, तो वेन में जो वॉल्व होते हैं वो हार्ट की तरह ही काम करते हैं जो हार्ट के वॉल्व होते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो में हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गए, सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए इसके अंदर। ठीक है, अब कैपिलरी में एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। सिंगल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। सिंगल लेयर जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। ठीक है, जहां से आसानी से न्यूट्रिएंट, इन सब चीजों का डिफ्यूजन हो पाता है। आसानी से गैसेस, न्यूट्रिएंट, हॉर्मोन्स, जो भी चीजें गैसेस, न्यूट्रिएंट, वो डिफ्यूज हो पाते हैं। इसलिए कैपिलरी में हमेशा एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर एंडोथेलियम। ये पूरा आप नोट कर लो इसको, आप इसको नोट करो पूरा का पूरा। यहां तक ये कौन है? समझता बेटा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या क्या होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ एक जैसा ही होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। वो थोड़ा और मतलब उसमें चीजें और थोड़ी सी फाइन हो जाती हैं बस। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इतना समझो लिम्फ ही है एक तरीके से। समझा क्या? दूं हर चीज तो लिख दी है मैंने, अभी भी समझ में कि समझ में आ रही है क्या? प्रिंस बेटा कहाँ खोया हुआ है? अभी बताया तो है भाई, वेन के पास हार्ट नहीं है इसलिए वॉल्व है। आर्टरी के पास हार्ट होता है इसलिए वॉल्व नहीं होते, क्योंकि हार्ट अपने पंपिंग मशीन से ब्लड को फ्लो कराता है आर्टरी में। पर वेन के अंदर ब्लड फ्लो कराने के लिए हार्ट तो होता नहीं है, तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन करती है, वॉल्व होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बॉल खुलते हैं, ब्लड ऊपर जाता है, फिर बॉल बंद हो जाते हैं, फिर नीचे नहीं आ पाता, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वॉल्व ऊपर। समझ रहे हो? तो वॉल्व और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से धीरे धीरे वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है, आर्टरी में नहीं होता, कि यहाँ हार्ट एब्सेंट होता है, यहाँ तो हार्ट होता है इसलिए वॉल्व नहीं होते। अब बताओ, सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं, ऐसी कोई पॉइंट नहीं है जहां से क्वेश्चन आए और आप ना कर पाओ। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट कुछ भी है तो मुझे बताओ। बेटा अगर वेन के अंदर वीपी हाई कर देते, कैसे हाई होगा? तो वेन के लिए अलग से हर्ट बनाना पड़ता है ना। बीपी हाई क्यों है? क्योंकि तेजी से इसको न्यूट्रिएंट पहुंचाना है सेल्स तक। इसका ल्यूमिन छोटा किया, हार्ट लगाया। अब इसका काम तो, वेन का काम तो क्या है? सिर्फ ब्लड को वापस लेकर के जाना। समझ रहे हो? हाँ, लंग्स के पास और हार्ट के पास, हार्ट फिर पंप करेगा उसको। ठीक है, तो ये सिर्फ ब्लड को लेकर के जाती है, स्लो स्लो लेकर के जाती है, ये तेजी से लेकर के आती है। ठीक है, ल्यूमिन उसका लार्ज होता है, हार्ट यहाँ एब्सेंट होता है, इसलिए इसमें बीपी बहुत लो होगा, वहां बीपी हाई होगा, ब्लड प्रेशर। चलो, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, है ना। पोर्टल वेन से पहले मैं थोड़ा सा और चीजें समझाऊं। आर्टरी वेन कैपिलरी हो गई। हाँ चलो, पोर्टल वेन ही आएगी अब तो। हाँ, अब आ जाओ पोर्टल वेन। देखो, ये तो समझ में आ गया आर्टरी क्या होती है, मैंने बता दूं तुम्हें पहले तुम्हें। अच्छा, इसको पहले अलग समझाऊं। समझ की कोशिश करना। अच्छा, एक एक मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। कल की क्लास मेरी 2:30 बजे से है। हाँ, फिर से याद रखना है, मैं एक बार लास्ट बार फिर से बोल दूंगा, कल की क्लास का टाइम 2:30 होगा, कल की क्लास का टाइम बस। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा, हाँ, एक मतलब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। एक आप जानते हो कि हड्डियों का एक टेस्ट होता है, डेक्सा। हाँ, वो पता करने के लिए कि अगर बहुत जल्दी जल्दी चीजें ब्रेक हो रही हैं, कोई मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है, तो डेक्सा का अपॉइंटमेंट है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। अगर मैं डिले हो गया तो मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि क्लास चेंज ही नहीं होती। यहाँ थोड़ा सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके नहीं, पहले ही बताना पड़ता है। तो प्रिकॉशन के लिए कल की क्लास हम 2:30 बजे से रखिए, जैसे हम रखते थे इमरजेंसी में। तो 2:30 बजे से ओनली कल की क्लास, सिर्फ कल की क्लास। ठीक है, हाँ वही बता रहा हूँ मैं, आर्टरी ऑरिजिनेट।
तो नोट कर लेना, कल की क्लास 2:30 बजे से है, और बच्चों को बता भी देना कनेक्टेड हो तो, ठीक। वैसे तो मैं एक बार लास्ट में और याद रखूंगा इसको बाई चांस, क्योंकि मैंने लगवा दी है। अब समझो, आपसे पूछे कि सर आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है, सर कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शनल केस, ठीक है। ऐसे मत याद रखो, ऐसे याद रखो, ऑल आर्टरी, आर्टरी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? कोई भी वेसल्स आर्टरी होगी अगर वो हार्ट से ओरिजिनेट कर रही है, कोई भी वेसल्स आर्टरी होगी अगर वो हार्ट से ओरिजिनेट कर रही है, कोई भी वेसल्स वेन होगी अगर वो टिश्यू से ओरिजिनेट कर रही है। समझना मेरी बात, कोई भी वेसल्स वेन होगी अगर वो टिश्यू से ओरिजिनेट कर रही है। कैपिलरी की अगर बात की जाए तो आर्टरी और वेन के बीच में सिंगल लेयर एंडोथेलियम का जो नेटवर्क होता है उसको हम कैपिलरी बोलते हैं, आर्टरी और वेन के बीच में, आर्टरी और वेन के बीच में, हाँ, आर्टरी और वेन के बीच में। अब मुझे आप एग्जांपल बताओ, क्या आर्टरी और आर्टरी के बीच में भी कैपिलरी का नेटवर्क होता है, यस या नो? भाई आर्टरी और वेन के बीच में नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है, क्या आर्टरी आर्टरी के बीच में भी कैपिलरी नेटवर्क होता है? जल्दी बताओ। फिजिक्स की डाउट क्लास फिर मैं अपने टाइम पे करवा लूंगा, फिजिक्स की डाउट क्लास है ना, फिजिक्स की डाउट क्लास मेरे टाइम पर हो जाएगी, जो 1 बजे वाला टाइम है। नो नो होता है बेटा, ठीक है, तुम भूल गए, ठीक है। एक एक केस है, आपने देखा होगा, किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, एफरेंट आर्ट्रियोल इफरेंट आर्ट्रियोल, दो आर्टरी के बीच में ये देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं नोटेबल पॉइंट लिख रहा हूं, नोट आर्टरी, all artery originate from heart, all artery without any exceptional, all artery originate from heart, all artery originate from heart, all artery originate from heart, सारी आर्टरी हार्ट से ओरिजिनेट होती हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब वेन की बात करते हैं, ऑल वेन ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू, ऑल वेन वो टिश्यू से निकलती हैं सारी की सारी। ऑल वेन ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू, सारी की सारी वेन टिश्यू से ओरिजिनेट होती हैं, ऑल वेन ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू, सारी की सारी वेन टिश्यू से ओरिजिनेट होती हैं, सारी की सारी वेन, ठीक है। अब मैं कैपिलरी की बात करता हूं, प्रेजेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी होती है हमेशा, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शनल केस तो है, एक्सेप्ट इन किडनी, इन किडनी, किडनी में आपको बताया कि एफरेंट, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, और फिर आता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, और फिर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी कहां खोल देगा? इफरेंट आर्टरियोल के अंदर, इफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल के बीच में आपको मिलता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, यस,
इन दोनों आर्टरियोल के बीच में आपको मिलेगा नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, यानी ये एक्सेप्शनल केस है किडनी के अंदर, ठीक है। एफरेंट और इफरेंट आर्टरी के बीच में नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, सारी की सारी कैपिलरी आर्टरी और वेन के बीच में होती है। अब तीसरी बात करूंगा मैं, अच्छा ये एक चीज और, ठीक है, और ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट, ठीक है, एंड ओपन इन टिश्यू, ओपन इन टिश्यू, ओपन इन हार्ट, पूरा ही लिख देता हूं मैं इसलिए, फाइनली टिश्यू से ओरिजिनेट होती है, हार्ट में खुलती हैं। अब चौथा जो मैं लिख रहा हूं ना, वो है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। इसकी खास बात क्या है, इसका हार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन टिश्यू, originate from tissue and open in tissue। टिश्यू से निकलेगी, टिश्यू में ही खुलेगी, यानी यहां हार्ट का कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसको मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा सारा का सारा, प्रॉपर प्रॉपर डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा पोर्टल वेन। आपके ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है, आप जानते हो, और हाइपोथैलेमस जुड़ा हुआ था पिट्यूटरी ग्लैंड से। किस जुड़ा होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक और दो, एक मिनट। हाँ बेटा, ठीक है, अब आ जाओ। तो मैं बात कर रहा था, आपके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, आप जानते होगे हाइपोथैलेमस के बारे में।
हाइपोथैलेमस। आवाज आ रही है क्या? हाइपोथैलेमस जानते हो ना? हाँ। और नीचे ग्लैंड और होती है पिट्यूटरी, ये भी जानते होगे। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है। यस, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ये ये कैपिलरी टिश्यू, कैपिलरी। और ये कैपिलरी फिर से अगेन एक वेन बनाते हैं। ये आती है वेन कहां पर? ये और फिर से ये आकर के कहां खुल गई? पिट्यूटरी में खुल गई। अब देखो, कैपिलरी से कैपिलरी के बीच में आपको ये वेन देखने को मिल रही है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रही है। ऐसे ही आपका जिगर, जिगर तो आप जानते ही होंगे। ऐसे ही आपका जिगर होता है, अरे ऐसे ही आपका एक जिगर होता है। लिवर आप जानते हो ना, लिवर, जिगर, ठीक है। ऐसे ही लिवर और इंटेस्टाइन को जोड़ने के लिए भी सेम ऐसा ही स्टमक से निकलता है। ये कुछ पूछा गया है, कहां कहां से निकलता है? गट में। ये स्टमक से ये सिस्टम बनेगा, स्टमक के बीच में बनेगा ये ऐसे। ऐसे स्प्लीन भी इसमें कवर्ड होगा, स्प्लीन भी इसमें कवर्ड होगा। स्प्लीन, स्प्लीन स्टमक से निकलेगा और ये स्प्लीन से निकला। इसमें इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से भी निकलता है, ये इंटेस्टाइन से भी निकल रहा है, ये इंटेस्टाइन से भी निकल रहा है। और ये फाइनली ये, तो आपका स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन इनसे कवर्ड होकर के, इन सब से मिलकर के अगेन एक वेन बनती है। अगेन एक वेन बनती है, ये वेन गई, ये वेन गई और घूमती हुई घूमती हुई फाइनली आपके लिवर में जाकर के ओपन करेगी। फाइनली आपके लिवर में जाकर के ओपन करेगी, लिवर में जाकर के ओपन करेगी। इसको बोलते हैं पोर्टल वेन। ये भी पोर्टल वेन है, ये भी पोर्टल वेन है। तो हमारी बॉडी के अंदर दो पोर्टल वेन मिलती हैं, समझने की कोशिश करना। ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका ब्रेन हो गया, ये इंसान है, ये इसका ब्रेन है। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में एक पोर्टल सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसको हम बोलने वाले हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। और एक पोर्टल सिस्टम आपका यहां देखने को मिलने वाला है, इसको बोलते हैं हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो दो पोर्टल सिस्टम या पोर्टल वेन आपको देखने को मिल रही हैं। एक तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, और एक आपकी गट और लिवर के बीच में, लिवर है ये, लिवर, ठीक है। हाइपोफाइसियल पोर्टल, इसको हेपेटिक, हेपेटिक मतलब लिवर, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन और हेपेटिक पोर्टल वेन। ये दो टाइप के पोर्टल वेन आपके बॉडी के अंदर होते हैं। आपके लिवर और आपकी गट, आप जो भी खाते हो वो एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? आपके लिवर के पास। आपने जो भी खाया, जो भी आपने खाया वो एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? सीधा आपके लिवर के पास। तो लिवर डिसाइड करेगा भी कितना मुझे बॉडी में कहां भेजना है। तो सबसे पहले लिवर के पास ले जाने का काम यही पोर्टल वेन करती है, हेपेटिक पोर्टल वेन। और हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो होती है, हाइपोफिशियल पोर्टल वेन। तो ये टोटल बॉडी का सिस्टम है बेटा। जिगर मतलब तेरा लिवर, ठीक है। कहते हैं तेरे जिगरे में कितना दम है, सुना होगा, ठीक है। जब तुम कहते हो ना जिगरे में कितना दम है, तो जिसका जिगर जितना स्ट्रांग होता है ना, उसकी बॉडी में उतनी ही पावर ज्यादा होती है। क्योंकि जिसका लिवर जितना स्ट्रांग होता है ना, वो, समझ रहे हो, मट्ठा पी करके भी, सूखी रोटी खा करके भी फौलाद जैसा बन सकता है। और जिसका लिवर यानी जिगर जितना वीक होगा, कमजोर होगा, खराब होगा, उसको कुछ भी मेवाएं खिला लो, अच्छी अच्छी चीजें खिला लो, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो बात नहीं आएगी। तो लिवर आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। प्लस लिवर एक बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो खुद अपने को रिपेयर कर लेता है। हाँ, एक लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको काट दिया जाए तो फिर से अपने को बना लेता है, समझ रहे हो ना। इसलिए तुम सब अपने मम्मी पापा के लिवर के टुकड़े हो।
क्योंकि लिवर के 2 टुकड़े होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। पर कई मम्मी पापा को पता नहीं होता, वो जिगर को हार्ट समझते हैं, ठीक है, कि भाई तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है। दिल के टुकड़े होते ही नहीं है, टुकड़े लिवर के होते हैं। नहीं आया क्या? और लिवर की खूबसूरत, भाई लिवर कभी मर, इमोर्टल है एक तरीके से, मानो काट दो फिर से बन जाएगा, काट दो फिर से बन जाएगा। तो लिवर में अपने में बहुत खूबसूरती है भाई। लिवर को स्ट्रांग बनाने का एक ही तरीका है, ये अपने को खुद स्ट्रांग बनाता है, बस उसको स्ट्रांग बनाने का टाइम दो। समझ रहे हो? देखो, एक तो स्ट्रेस लिवर को खत्म कर देता है, तो स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। और खाने पीने की बात की जाए तो आप जंक फूड खाना छोड़ दो, लिवर हेल्दी हो जाएगा। आप नेचुरल फूड खाना स्टार्ट कर दो, लिवर हेल्दी हो जाएगा। आप हफ्ते में एक दिन लिवर को रेस्ट दो, कि तू एक दिन आराम कर, अपने को रिपेयर कर, अपने को मजबूत कर। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, फास्ट रखूंगा, तू अपने को मजबूत कर, तुझे टाइम दिया जा। वो अपने को मजबूत कर लेता है। तो लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है बस जो फास्टिंग करने से मजबूत होता है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, जिसको आप टॉक्सिक चीजें मत खिलाओ, मतलब आप मत खाओ बाहर का डिब्बे बंद वाला फूड। घर का आप खाना खाओ सारा का सारा, ठीक है, आप बढ़िया, लिवर मस्त रहेगा, जबरदस्त रहेगा। नहीं आया क्या? हाँ, लिवर की अपनी ही खास बात है। कभी देखा होगा लोगों को पीलिया हो जाता है, झाड़ फूंक कराने जाते हैं, ठीक है, तो तुम्हें लगता है झाड़ उतर भी जाता है, मतलब जो जॉन्डिस है सही भी हो जाता है, ठीक है। एक बार ऐसा मेरे संग भी हुआ था, तो पहले मैं भी शॉक था कि ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो पी लिया हुआ, तो घर में तो मैं भी गया, सुबह के 4 बजे बुलाते हैं वो, ठीक है, जो झाड़ फूंक करने वाले थे। मैं भी देखा जा करके, तो नहीं, हाँ कर दिया है बस, ठीक है अब ले जाओ। पर एक चीज का ध्यान रखना। तो उन्होंने कि हाँ क्या, कि इसको तला हुआ कुछ देना नहीं है, ठीक है, झाड़ फूंक काम नहीं करेगी, हाँ साहब, और क्या, ठीक है, इसको अभी बाहर का नहीं खिलाना, इसको ये खिलाना है बस, और इतने से इतने बजे की चीज में इसको कुछ नहीं खिलाना। तो मैंने कहा भाई झाड़ फूंक की जरूरत क्या थी, ये तुम घर पे ही कर लेते तो अपने आप सही हो जाता। समझ में आया? क्योंकि पीलिया लिवर की वजह से होता है भाई, जॉन्डिस लिवर की वजह से होता है। लिवर के लिए आप नॉर्मल किसी को भी जॉन्डिस हो, ये काम कर लो, ठीक है, उसको रेस्ट दो, उसको डिटॉक्सी, मतलब लिवर को जो टॉक्सिक आप कीजिए, डिटॉक्सीफायर आते हैं, डिटॉक्सीफायर खिलाओ उसको, ठीक है। हाँ, समझ गए ना मेरी बात? हाँ, जैसे जैसे आगरा है, मैं आगरा से रहने वाला हूँ, यूपी में। तो वहां पर पेठा होता है, पेठा बड़ा मीठा होता है, ठीक है, मतलब खाने में बड़ा टेस्टी होता है, उसको बनाया जाता है। पर जो जिस फ्रूट से बनता है वो बहुत बड़े बड़े पेठा होते हैं, मतलब बहुत होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। उसका जूस लिवर डिटॉक्सीफायर होता है। आप सब जानते हो ये वाली बात? हाँ। इसके अलावा, ठीक है, लेमन लिवर डिटॉक्सीफायर होता है, ब्लैक कॉफी लिवर डिटॉक्सीफायर होती है। समझ रहे हो? एंटीऑक्सीडेंट जिन चीजों के अंदर होते हैं वो लिवर को डिटॉक्सीफाई करते हैं। तो ये चीजें अगर आप दोगे ना लिवर को, तो लिवर डिटॉक्सीफाई हो जाएगा। समझ में आया? तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपन कुछ ही मत दो उसको, उसको शांति दे दो। उसको शांति का मतलब है कि भाई मैं दिन में 12 बजे थोड़ा सा, ठीक है, 2 चपाती और लौकी खाऊंगा, फिर कुछ नहीं खाऊंगा, तू अपने को सही रख। तो 2-3 दिन कर लो तुम ये वाली बात। पानी लिक्विड दो, लिक्विड दो, लिक्विड दो, ठीक है, मस्त उछलेगा, एकदम ताकतवर हो जाएगा, ठीक है। और जब सही हो जाए तो अपनी नॉर्मल योगा एक्सरसाइज जो होती है वो करो। कुछ योगा होते हैं जो लिवर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लिवर के ही लिए होते हैं, ठीक है। और खुश रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आज की डेट में जो समझ पा रहा हूँ ना, खाने पीने से गड़बड़ नहीं हो रहा। वो तो मैं खाने पीने से तो हो ही रहा है, मतलब वो तो एक चीज ही है। पर मेंटली चीजें बहुत खराब हो रही हैं, बहुत खराब हो रही हैं मेंटली। मैं तभी तो समझ पा रहा हूँ जीवन, पहले मैं सुना जीवन जीने की कला है, पर हाँ चीजों को मेंटली आपको अपने को स्टेबल रखो, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है, मेंटली स्टेबल रखो। और बाहर की चीजें छोड़ते जाओ, जितना छोड़ सकते हो छोड़ दो। मुश्किल है पर कम करो धीरे धीरे, ठीक है। कैंसर बच्चों को नहीं हो रहा। अब मैं क्या क्या बताऊं, मैं मेरे लगता है लोगों को गोली फांसी पे लटका देना चाहिए, ठीक है। आज ही न्यूज़पेपर भरा पड़ा है, ठीक है, कि इंडिया के अंदर कैंसर हॉटस्पॉट है पहला। और कैंसर से लड़ने वाली जो दवाएं होती हैं, ठीक है, जो 3-3 4-4 लाख के वो इंजेक्शन आते हैं, जो टैबलेट्स आती हैं कीमोथेरेपी की, मतलब नकली आ रही हैं टोटली। आप समझ रहे हो? टोटली नकली आ रही हैं। तो एक तो इंसान कैंसर से जूझ रहा है, तुम नकली दवाएं और मार्केट में ला रहे हो, ठीक है, तो वैसे ही मर जाएगा वो। तभी तो इंडिया में क्यों कैंसर फैल रहा है? क्योंकि मिलावट चरम पर है दवाओं में। तो मिलावट, नकली दवाओं के जखीरे आ रहे हैं। मतलब जैसे मानो कि असली दवाएं 10% भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, 90% नकली दवाओं का धंधा चल रहा है।
और जहां तक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए दूध पाउडर सब नकली चल रहा है, ठीक है, ऑयल तो नकली चल रहा है। मतलब ये हालत है कि असली क्या है पता ही नहीं, तुम असली खा भी रहे हो नहीं खा रहे हो। बहुत बुरी स्थिति है, तभी तो कैंसर ग्रामीण, हम तो ग्रामीण क्षेत्र बड़े अच्छे थे। मैं अभी गांव गया था बीच में, ठीक है, एक पूजन था, तो मैं जिस घर में गया तो भाई उठा कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे लला हमारे यहाँ भी कोल्ड ड्रिंक है, हमने फ्रिज ले लिया है। नहीं तुम सब बेकार हो गए। मतलब मैं गांव इसलिए आया था कि तुम घरों में जाऊंगा छाछ, फिर मैंने इच्छा जताई क्या छाछ मिल सकती है कहीं असली। इन्होंने इतनी जगह फोन कर मारा, छाछ है नहीं है, छाछ है नहीं है, तो मैंने कहा ये गांव खत्म। नहीं आया क्या? तब मेरे समझ में आया गांव के लोगों को क्या लग रहा है कि हम शहर वाले लोगों की तरह काम करेंगे तो हम थोड़ा स्टेटस सिंबल मेंटेन होगा। वो बेवकूफ है, ठीक है। वापस रिटर्न वो अपने गांव के कल्चर को छोड़ देंगे ना, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ। और बहुत बुरी हालत, छाछ नहीं मिली पीने को, सोचो मुझे, ठीक है, इतना इतनी मतलब उससे गया था मैं कि नहीं मिट्टी की मटकी के बर्तन में दूध रखा जाता है रात भर, फिर वो येलो हो जाता है, काश वो दूध मिलेगा पीने को, ठीक है, वो मतलब येलोइश, एक तो गाय का देसी गाय का, और मिट्टी के बर्तन में रात भर उसको कंडे की आंच पे रख देते हैं, जबरदस्त हो जाता है। और उसकी जब छाछ बनती है ना मक्खन निकाल करके, अल्टीमेट। तो इसके उसमें समझ रहे हो ना, मैं गया, ठीक है, मैंने ये, और मैं सच कह रहा हूँ, एक घर में छोटी सी कहीं एक निकल के आई जरा सी लास्ट में, खूब सर्च करने के बाद, तब मैंने कि बेकार हो गया है गांव तो अब, ठीक है। तो स्थिति बहुत खराब है, समझे? नहीं खाली ओबेसिटी से फैटी लिवर नहीं होता बेटा, ठीक है, फैटी लिवर पतले लोगों को भी हो रहा है, दुबले पतले एकदम है, फैटी लिवर हो गया भयंकर, ठीक है। तो खाली ओबेसिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है फैटी लिवर के लिए, फैटी लिवर के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, समझा दिया मैंने तुम्हें। तो ये समझ में आ गया होगा पूरा सिस्टम। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये बेसिक है, बच्चे जानते भी हैं, पर एनसीईआरटी के दो एग्जांपल हैं जिन पर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो ये एग्जांपल थोड़ा मेंशन कर दिए मैंने, इसलिए मैंने ये डायग्राम बना दिया, कुछ नए बच्चे भी होते हैं। भाई दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज्ड होता है। जितने भी इनवर्टिवेट होते हैं, इनवर्टिवेट समझते हो, हाँ, नॉन कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट में ये डोमिनेंट था, डोमिनेंट इन नॉन कोऑर्डिनेट, समझ, डोमिनेंट का मतलब ज्यादातर मिलने वाला, ठीक है। ये ओपन है, ओपन, ये क्लोज है, क्लोज। अगर मैं ओपन की बात करता हूं, डोमिनेंट किस में होगा? नॉन कोऑर्डिनेट में, डोमिनेंट इन नॉन कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट, जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें डोमिनेंट होता है। ये डोमिनेंट किस में होगा? डोमिनेंट इन, डोमिनेंट इन कोऑर्डिनेट्स, डोमिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट्स। ये नॉन कोऑर्डिनेट में डोमिनेंट होता है, वो कोऑर्डिनेट में डोमिनेंट होता है, मतलब कोऑर्डिनेटा के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, ये नॉन कोऑर्डिनेटा में ज्यादा देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा मोलस्का दो एग्जांपल याद रख लो, क्योंकि दो ही एनसीईआरटी में है, और एनिलिडा और कॉर्डेटा दो एग्जांपल यहां याद रख लो बस। ओपन का मतलब है कि यहां पर जो ब्लड का फ्लो है वो एक कैविटी के थ्रू हो रहा है, इसको बोलते हैं हीमोसील साइनस, इसमें सारे ऑर्गन इसी कैविटी में पड़े होते हैं। इस कैविटी को ही हम बोलते हैं क्या? इस कैविटी को बोलते हैं हम हीमोसील, ब्लड साइनस, कुछ भी बोल सकते हो, या ब्लड कैविटी, या ब्लड साइनस एटसेट्रा, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो इस कैविटी के अंदर सारे ऑर्गन होते हैं, हार्ट यहां पर भी होता है, ब्लड यहां भी फ्लो कर रहा है, ठीक है, पर इस कैविटी के अंदर ब्लड आ जाता है, सारे ऑर्गन को न्यूट्रिशन यहीं से मिलता है, फिर चला जाता है। ये सर्कुलेशन, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, यहां जितने भी टिश्यू होते हैं बेटा, हर टिश्यू के लिए एक स्पेशल ब्लड वेसल्स होती है, बॉडी के हर टिश्यू के लिए एक स्पेशल ब्लड वेसल्स होती है। एक क्लोज सिस्टम के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, क्योंकि ये एडवांस जो एनिमल्स थे, एनिडा कॉर्डेटा स्पेशली, उनके अंदर देखने को मिलता है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ।
यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। ओपन एंड क्लोज सिंपल है, छोटे बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे असली खेल। यहां से क्वेश्चन आता है सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। हाँ, बीएमएस बीएमएस बीएमएस। हाँ बेटा, एनीलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पर एक्सेप्शनल केस तो सब जगह होते हैं। जैसे एनीलिडा के अंदर हम लीच की बात करते हैं ना, तो लीच में ओपन होता है। बेटा आज की डेट में बहुत बुरी स्थिति है करप्शन की। करप्शन चरम पर है, और मेडिकल फील्ड के अंदर। यस, मेडिकल फील्ड के अंदर। मैं सच कह रहा हूं कि मेरी मदर को भी 3.5 लाख का एक इंजेक्शन लगता था, ठीक है। बहुत सारे इंजेक्शन लग चुके थे, पर फिर भी नहीं बचा पाया। लास्ट इंजेक्शन लगा था, उसी दिन उनको शॉक आ गया, ठीक है, और सेप्टिक हो गया। अब क्या क्या है, किस पर हम ब्लेम कर रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे तो इस समय मतलब अगर मतलब पर्सनली पूछा है, सबसे गंदी लाइन लग रही है मेडिकल वाली लाइन, ठीक है। गंदी लाइन इसलिए लग रही है, मेडिकल लाइन गंदी है। मेडिकल लाइन अच्छी है, पर जितने भी गंदे लोग भर गए ना उसके अंदर, वो खुद सड़ सड़ के मरेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत गंदी लाइन हो चुकी है और लोग बहुत गंदे हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए बस मेरी ख्वाहिश कामना इतनी होती है, मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि तुम में से ही जो मैक्सिमम बच्चे हैं, ठीक है, वो सही काम करें, सही डायरेक्शन में काम करें। पैसे के पीछे मत भागना इतना, ठीक है। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा तुम्हें अपने आप मिल जाएगा अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे। ये ध्यान रखना, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो तुम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा मिल जाएगा, पर एकदम नहीं मिलता, टाइम लगता है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, इतना ही अंतर है। अब बेईमानी से करोगे जल्दी मिल जाएगा, ईमानदारी से करोगे टाइम मिलेगा, टाइम लगेगा, पर वो स्टेबल होगा, उसे तुम मतलब बेहतर मतलब अपने कॉन्फिडेंस से काम कर पाओगे तुम। नहीं तो बहुत गंदा है यार, ठीक है। तो बस मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सही तरीके से काम करना है, ठीक है। और पॉलिटिक्स तो है ही यार, नहीं तो क्या ये नेता बैठे हैं, ये मंत्री सारे के सारे, ये किसी और कंट्री के अंदर मिलावट में खाने में फांसी दे दी जाती है, ठीक है। इतनी खतरनाक, उसकी पूरी कंपनी सील कर दी जाती है। यहाँ तो खुल के हो रहा है ना। सेम कंपनी अदर कंट्री के अंदर जो बेच रही है, वो बहुत सुपर क्वालिटी की चीजें बेच रही हैं, इंडिया के अंदर वही उसमें मिलावट करके बेच रही है, क्योंकि यहाँ से उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बस अटैची भेज दी जाती है और उठा के खुल के मिलाओ। बहुत स्थिति खराब है यार, बहुत स्थिति खराब है, ठीक है। मैं तो चलो खैर छोड़ो, ठीक है। चलो आ जाओ, सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन मैं सिर्फ दो चीजों में मतलब कुछ चीजें हैं जिनको मैं बहुत स्ट्रिक्टली मतलब मैं कह रहा हूँ सबको आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। एक तो हमारे देश की जो मतलब बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है अपने इंडिया के अंदर। मैं सऊदी अरब को बहुत अच्छा मानता हूँ, जहां गलत मतलब जहां रूल्स एंड रेगुलेशन इतने टाइट हैं, इतने टाइट हैं, आपने गलत गाड़ी भी चला ली ना तो चालान होता है। वहां पर चालान से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो टैक्स नहीं लेते किसी से, चालान से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आप गलती ना करो, आपको सिखा देंगे। और किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया ना, सीधे सूली पे टांगते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब सीधे फांसी, मतलब सरेआम, ठीक है। ये रूल्स आना चाहिए। और सबसे बड़ा क्राइम तो यहाँ मिलावट का है भाई इंडिया के अंदर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आप समझो, जिनको जो कैंसर के पीड़ित पेशेंट, उनको तुम नकली चीजें दे रहे हो, ठीक है। इंसान जो खा रहा है वो नकली खा रहा है। और एजुकेशन का करप्शन तो तुम्हारे सामने ही है, ये चार बहुत बड़े करप्शन है। और हर कंट्री के तो जो बच्चे मैंने देखे जो एक बार इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज के अंदर, वो रिवर्ट ही नहीं हो रहे हैं। सर मैं वापस नहीं आऊंगा, चाहे मैं कम से गुजारा कर लूंगा। मैंने क्यों सर, मतलब इतनी फ्रीडम नहीं है वहां पर इंडियंस के लिए, पर फिर भी वो ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि सर इतना इतना पॉल्यूशन, इतना मिलावट, इतना बीमारियां, इतनी चीजें फैल रही हैं और पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है, सर हमारा आने का मन ही नहीं करता। ठीक है, हम ठीक है सर, मतलब मैं जितनों से बात करता हूँ सर, ठीक है सर, चल रहा है, ठीक है। पर कम से कम शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और कम से कम एजुकेशन फ्री है यहाँ पर, ठीक है। टैक्स करता है उसमें, एजुकेशन में हमें मिल जाती है, और मेडिकल हमारा फ्री है। हमें दो चीज तो मेन होती हैं, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन और मेडिकल। यही दो में इंडिया में सबसे ज्यादा खर्चा होता है, सबसे ज्यादा करप्शन है। तो ये अंतर है। चलो, हाँ बेटा वो तो एक अलग बात है, ठीक है। मतलब लड़की नहीं मार रही है लड़कों को, मतलब क्या बताऊं, ठीक है, चीजें वो हैं। पर
यहाँ पर बच्चियां सेफ नहीं है, ये तो तुम मानना पड़ेगा। देखो मैं वो एग्जाम्पल की नहीं बात करता, हजारों में से कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, जो पैसों के इनके लालच में हो रहे हैं, ठीक है, वो बचता कोई भी नहीं है, बचता कोई भी नहीं है, वो जितने भी केस हो रहे हैं कोई नहीं बचता। पर जो मासूम बच्चियां हैं वो सेफ नहीं है, ये तुम मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ये चीज मानो, ठीक है, ये चीज मानो, सेफ नहीं है यहाँ अपने इंडिया। इंडिया का मामला अब, मतलब इससे तो अच्छा है मैं दुबई में बस जाऊं जा करके, ठीक है, वहां के रूल्स इतने बेस्ट है, मेरे भाई है वहां पर, ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे, तो सुपर है, ठीक है। इकोनॉमी से देखोगे तो आपको टैक्स नहीं देना, आप अपना उसको यूज करो वहां पर, ठीक है, जॉब करता है वो तो, ठीक है, मतलब कजिन है। और सेफ्टी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, मैं क्या बताऊं, तो मैंने कहा बेस्ट है यार, मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है, तो ठीक है, मतलब मामला खराब है यार यहाँ तो बहुत, फटेगा देखना एक दिन। भाई एजुकेशन मेडिकल ये तो दो चीजें बहुत सेफ होनी चाहिए, टॉप पे होनी चाहिए, वही यहाँ खराब है, बिल्कुल सड़ी हुई हैं। चलो खैर, सिंगल और डबल सर्कुलेशन, अब समझना मेरी बात। देखो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ये हार्ट है, तो डायग्राम बना के समझाता हूँ, पहले डबल सर्कुलेशन समझाऊं, समझने की कोशिश करना। अच्छा, तो रेड ले रहते, हाँ, ये आपका हार्ट है, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, और ये आपके टिश्यू हैं, ये टिश्यू हैं आपके, टिश्यू, हार्ट, लंग्स। हार्ट है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, इन दो चैम्बर में तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इन दो चैम्बर में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब चैम्बर कौन कौन से हैं, ये तो है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब होता क्या है, समझने की कोशिश करना, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा आपका कहां जाता है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से कहां जाएगा ये, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, सीधा ये यहां से जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर, ये समझना आप। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू कहां भेजता है इसको, हार्ट में, हार्ट से होता हुआ सीधा कहां जाएगा ये लंग्स में, लंग्स में क्या होगा ऑक्सीजनेशन, और आफ्टर ऑक्सीजनेटेड ये फाइनली कहां आएगा हार्ट में, हार्ट से कहां जाएगा यहां नीचे, और यहां से होता हुआ फिर कहां आएगा टिश्यू के अंदर, ये सर्कुलेशन है। ये डबल सर्कुलेशन क्यों हो गया, क्योंकि हार्ट और टिश्यू के बीच में सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन चल रहा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे इसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी मतलब लंग्स, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब आपको वेसल्स पता होनी चाहिए कौन सी किसके बीच में कहां होती है। अगर तुमसे कहूं कि हार्ट से तो ब्लड लेकर के आती है, ये क्या होती है सिस्टेमिक आर्टरी,
सिस्टमिक आर्टरी, यहां से टिश्यू में आएगा। अब ये क्या होगी, सिस्टमिक वेन होगी, सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। भाई ब्लड जरूर डीऑक्सीजनेटेड होता है, पर हार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, जो हार्ट से निकल रही है वो आर्टरी है, और जो हार्ट में खुल रही है वो वेन है। इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। यानी डबल सर्कुलेशन के अंदर हार्ट और टिश्यू और हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन चल रहा है, इसको बोलते हैं आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टमिक आर्टरी, टिश्यू, सिस्टमिक वेन, राइट एट्रिया। यहां पर क्या इन्वॉल्व होगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया। ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी बताता हूं उसको कैसे करना है। तो पहले सर्कुलेशन समझो, इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब सिंगल सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं, चलो सिंगल सर्कुलेशन। अगर सिंगल सर्कुलेशन की बात करता हूं तो पहले मैं हार्ट की चैम्बर बना देता हूं, ठीक है। हम्म। यहां सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां, यहां से यहां तक। और ये गिल्स होते हैं, ये आप जानते भी हो, इनको गिल्स बोलते हैं, गिल्स हैं, गिल्स हैं। जहां पर ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस चल रही है, गिल्स हैं, ये गिल्स हैं। ये टिश्यू है, ठीक है। जो ब्लड रिसीव कर रहा है ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, ये हार्ट है। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेता है निकालता है, तो उसको वेनस हार्ट बोल सकते हो, वेनस हार्ट, हार्ट है ये, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है, आप समझना जो फ्लो हो रहा है किस तरीके से हो रहा है, ऐसे, 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 ऐसे। हार्ट पंप कहां कर रहा है, गिल्स के अंदर, गिल्स के अंदर। गिल्स में क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन, गिल्स में क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन। तो यहां कैसा ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड। ये कहां गया फाइनली, टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन है, टिश्यू, हार्ट, टिश्यू, हार्ट, बीच में गिल्स, सिंगल सर्कुलेशन। इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल सर्कुलेशन। कहां देखने को मिलता है सिंगल सर्कुलेशन, प्रेजेंट इन फिश, ओनली फिश। कहां मिलेगा, प्रेजेंट इन फिश के अंदर, फिश, फिश में होता है। टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, कितने हार्ट में चैम्बर होते हैं, टू चैम्बर्ड, टू चैम्बर्ड हार्ट, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, ओनली दो ही चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, ओनली टू चैम्बर्ड। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है,
एक बात ध्यान रखना, अगर आप इंडिया से एमबीबीएस और पीजी अच्छी जगह से कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो इंडियन डॉक्टर की डिमांड पूरी दुनिया के अंदर है। अच्छे डॉक्टर्स की डिमांड, अच्छे डॉक्टर्स की डिमांड, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, हर डॉक्टर की नहीं, अच्छे डॉक्टर्स की डिमांड, जो एम्स, ठीक है, मौलाना आजाद, ठीक है, और ये क्या नाम है, बीएचयू, एएमयू, जो अच्छे क्वालिटी के यहाँ से डॉक्टर बनते हैं, जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू है पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली एम्स की। ठीक है, क्या सर एमबीबीएस के बाद आईएएस बन सकते हैं? तुझे पता नहीं है प्रिंस बेटा, इस समय तू जितने रिजल्ट निकलते हैं ना आईएएस पीसीएस के, इनके रिजल्ट निकलते हैं, का चेक कर, बहुत सारे तुझे मिलेंगे जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। समझ में आया? हाँ, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट तो हो जाते हैं और एमबीबीएस भी कर लेते हैं, पर उनको शायद मजा नहीं आता लाइफ के अंदर। ठीक है, उनको पावर चाहिए होती है, तो उनको यहाँ पावर नहीं है, ठीक है, यहाँ पैसा है, इज्जत है, उनको पावर वाली इज्जत चाहिए। तो बहुत सारे जिनको, जिनके या जिनके घर में मतलब बहुत पैसा नहीं है, जिनको लगता है यार साला क्लिनिक खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसा चाहिए, नौकरी करने पड़ रही है, तो वो छोड़ देते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं, वो सीट खराब कर दी उन्होंने, मैं जानता हूँ। पर सीट खराब, मतलब मेरी बात भी हुई, उनने कहा सेलेक्ट होने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पहुंच गया था कि मैं अगर यहाँ सेलेक्ट हो सकता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं यहाँ सेलेक्ट नहीं होता तो शायद मैं वो भी नहीं कर पाता। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। तो मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि जो मेडिकल एम्स, जो एम्स फोड़े हुए लोग, ठीक है, छोड़ छोड़ करके दूसरे फील्डों में गए हैं, तो मेनली है सारा खेल कॉन्फिडेंस का। जो बच्चा यहाँ सेलेक्ट हो जाता है ना, नीट में, जेई में, इधर उधर, तो वो भी लोग सिविल की तैयारी करके उस पावर के लिए भागते हैं। तो वो सारा खेल, यहाँ नहीं हो पाते हैं तो उनको लगता है फिर मैं कहीं नहीं हो पाऊंगा, फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, समाज जीने नहीं देता। ठीक है, बस जीने का मतलब है क्या यार, तुम सेलेक्ट ही नहीं हुआ, तू 3 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसको प्रूफ देना पड़ता है, देख ठप्पा छाप दो, ले भाई हो गया मैं, अब मुंह बंद। ठीक है, अब तुम्हें फ्रीडम मिल जाती है, तुम करो कुछ भी, तुम्हें कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने प्रूव किया है। बस ये दिक्कत आती है, एक बार प्रूव करना बहुत जरूरी है आपको, चाहे कोई भी फील्ड हो, आपको प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया बहुत गंदी है। ठीक है, हाँ, तो मैं तो हर बच्चे से कहता हूँ कि मतलब प्रूफ कर दो, ठीक है, चाहे जरूरी नहीं इसी फील्ड में, किसी और फील्ड में प्रूफ कर दो, प्रूफ करो कि हाँ मैं किसी से कम नहीं, बस ये थोड़ा सा है, फिर अपना फ्रीडम है, फिर आपको कोई कहने वाला नहीं है। वेनस हार्ट का मतलब होता है बेटा कि ऐसा हार्ट जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही ले रहा है और उसी को पंप कर रहा है, वेन की तरह काम कर रहा है, और ट्यूबुलर है, यहां से यही ले रहा है, ये निकाल रहा है। जबकि ये क्या करता है भाई, डीऑक्सीजन को लेता है, डी को निकाल रहा है, ऑक्सी को लेता है, ऑक्सी को भी निकाल, यानी डीऑक्सी और ऑक्सी दोनों को निकाल रहा है, डीऑक्सी और ऑक्सी दोनों को निकाल रहा है। ठीक है, तो इसको वेनस हार्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये वेनस आर्टरी डी को ले रहा है और डी को ही निकाल रहा है। तो ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन, और ये हो गया बेटा डबल सर्कुलेशन। अब मुझे बता, यहां तक कोई डाउट है सिंगल डबल के अंदर? अब डबल पर क्वेश्चन आते हैं। अरे यार, आज मैं एनसीईआरटी नहीं करा पाऊंगा आपकी, मुझे लग रहा है, डबल पूरा करा देता हूं। चलो, डबल पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो करा दूं मैं। अब डबल सर्कुलेशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे, बस क्वेश्चन देखना। अब अगली क्लास में पहले मैं एनसीईआरटी कवर करूंगा, तब मैं हार्ट स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, यानी यहां तक कि एनसीईआरटी कराने के बाद मैं हार्ट चालू करूंगा। पर मेरे साथ साथ एनसीईआरटी तुम्हारी पैरेलल चलनी चाहिए, जितना मैंने करा दिया इतनी एनसीईआरटी आज आपको कवर करनी है। मैं भी कराऊंगा पर आपको भी करनी है। डबल सर्कुलेशन की बात करता हूं, तो यहां दो टाइप के सर्कुलेशन थे, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझना क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर मैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करता हूं, क्वेश्चन आएगा चैम्बर ऑफ हार्ट विच इन्वॉल्व इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, हार्ट के कौन कौन से चैम्बर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से चैम्बर पल्मोनरी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा। आप तो सिस्टेमिक हार्ट की बात कर रहा हूं, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आप जानते हो, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया। अच्छा, हाँ ठीक है, राइट एट्रिया ये रिसीव करेगा ना। ठीक है, अब कैसे याद रखना है आपको, भाई लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला,
लेके कौन जाएगी? ये लेके कौन जाएगी? सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी ये कहां लेके जाएगी? सिस्टेमिक आर्टरी टिश्यू। टिश्यू से लेके कौन आएगी? सिस्टेमिक वेन। और कहां लाके खोलेगी? राइट एट्रिया। ये सारे पूछे जाएंगे आपसे। अब कौन कौन से चैम्बर यहां पर इन्वॉल्व होंगे? ठीक है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल यहां पर होगा तो यहां पर आपका बोलोगे आप राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया था तो लेफ्ट एट्रिया। तो राइट वेंट्रिकल पंप कहां करेगा? किसके थ्रू करेगा? पल्मोनरी आर्टरी। कहां जाएगा? लंग्स। लंग्स कहां पंप करेगा इसको? पल्मोनरी वेन। यहां से कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रिया। अब बताओ, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में चैम्बर ऑफ हार्ट विच इन्वॉल्व इन। इस पर क्वेश्चन आता है और बच्चे गलती करते भी हैं। बिना बनाए करोगे तो गलत करके आओगे, इसको ड्रॉ करके करोगे तो सही करके आओगे, समझे? हाँ, राइट वेंट्रिकल राइट एट्रिया। ठीक है, देखो मैं दिखा भी देता हूं भाई। इसमें क्या हुआ? राइट वेंट्रिकल से घूम करके ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया। राइट, ये ऐसे याद करोगे, देखो यहां से ब्लड निकला, यहां आ गया, तो ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्रॉस वाइज। इसमें यहां से ब्लड निकला और यहां आ गया, तो ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्रॉस वाइज चैम्बर इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान रखना, क्रॉस वाइज चैम्बर इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, आपसे पूछे सिस्टेमिक हार्ट कौन सा होता है, तो सिस्टेमिक हार्ट में राइट साइड के दोनों हो जाएंगे। पल्मोनरी नहीं, सिस्टेमिक हार्ट। हाँ, सिस्टेमिक हार्ट में लेफ्ट साइड के दोनों हो जाएंगे। सिस्टेमिक हार्ट का मतलब है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहे हैं। पल्मोनरी हार्ट में दोनों चैम्बर आते हैं, ये पूछेगा नहीं, ठीक है? जो मैं लिखा रहा हूं ये पूछे जाते हैं। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? नहीं बेटा, एनसीईआरटी का सेपरेट लेक्चर नहीं लूंगा मैं, सेपरेट लेक्चर पीवाईक्यू का ले रहा हूं मैं, ठीक है? पीवाईक्यू का सेपरेट लेक्चर होगा। पीवाईक्यू सारे 10 साल के पीवाईक्यू का एक सेपरेट लेक्चर है। हाँ, वो उसमें टाइम लगता है 10-12 साल के पीवाईक्यू कराने में। वो मैंने अब तक कराए नहीं, वो यहां से स्टार्ट किए हैं। एनसीईआरटी साथ साथ करते हो तो समझ में आती है। चेतना करा दिया, अब इतनी एनसीईआरटी करा दूंगा, ठीक है? एक या टॉपिक वाइज लेके चलते हैं, जैसे ब्लड करा दिया पूरा, फिर ब्लड की एनसीईआरटी कर लेते हैं, ठीक है? फिर हमने सर्कुलेटरी पाथवे करा, ठीक है, उसकी एनसीईआरटी कर लेते हैं। हार्ट कर लिया, उसकी एनसीईआरटी कर लेते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी साथ साथ लेके चलोगे तो कंसेप्ट अच्छे बिल्डअप होते हैं, ठीक है? और पीवाईक्यू साथ लेके चलेंगे तो पीवाईक्यू की फॉर्म में आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? तो आज मैं इतना ही रखूंगा, टाइम अभी ओवर हो जाएगा नहीं तो, ठीक है? क्लास कटे उससे पहले, ठीक है? आसिफ बेटा, अभी किसी ने भी लेट स्टार्ट नहीं किया, सबने टाइम से स्टार्ट किया, पहले बता दूं, ठीक है? कल जितने बच्चे कल तक आ गए हैं, तो कल मैंने सर्कुलेशन पूरा स्टार्ट करा दिया था, आपका एक चैप्टर निकला है अभी, ठीक है? कौन सा? ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग किससे करोगे आप? अचीवर से करोगे, ठीक है? अचीवर बैच आपको साथ में मिलेगा, मिला होगा, उससे आप ब्रीदिंग कर लोगे, ठीक है? और बायोमोलिक्यूल मैंने बहुत प्यारे तरीके से वन शॉट में भी कराया है और दस्तक में रिवीजन कराया है वाइट डी पर, ठीक है? वो आपका यहाँ बैच में भी आपका ऐड हो जाएगा, उससे कर सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा, आपको मंथन 2.0 का भी एक्सेस मिला है 3.0 वालों को, तो उस पर मैंने डिटेल्ड में कराया है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, उससे आप बैकलॉग कवर करोगे। कब करोगे? अभी छुट्टियां आने वाली हैं रक्षाबंधन की, ठीक है? छुट्टियां, बहुत छुट्टियों का सेशन आने वाला है, जो पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी, ठीक है? जैसे 15 अगस्त की छुट्टी हुई, उसमें आप इन चीजों को धीरे धीरे करके कवर करोगे, सब्जेक्ट वाइज। एक जूलॉजी का कर लिया इस छुट्टी में बॉटनी का कर लिया, ठीक है? एक में फिजिक्स का कर लिया, केमिस्ट्री का कर लिया, ठीक है? इस तरीके से आपकी ये चीजें कवर हो जाएंगी। ओके, चलो ठीक है, बाय 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 बाय, मिलते हैं कल 2:30 बजे, ठीक है? कल की क्लास 2:30 पर है, भूल मत जाना। कल की क्लास 2:30। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने आज दिए हैं होमवर्क में, ये तुम कर जरूर लेना, जितने हो जाते हैं उतने कर लेना। होमवर्क में लिख देता हूं, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं होगा जो तुमसे ना आए।
अगर तुमने मेरा लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो, ठीक है। लिम्फ से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये सारा होमवर्क है, ये करना है। और साथ में नीट एडवांस भी लगा लेना। नीट एडवांस के आप कितने क्वेश्चन लगा पाओगे मैं बता देता हूं। नीट एडवांस के कितने क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, ठीक है। नीट एडवांस साथ चलेगी, ठीक है। तो मैंने आपका ब्लड ग्रुप के कल करा दिया, 51 तक मैंने कल आपको होमवर्क दिया था नीट एडवांस का, 51 तक, 51 तक बिल्कुल सही। अब 52 से लेकर के, 52 से लेकर के आप 65 तक करोगे, 52 से लेकर के 65 तक करोगे, ठीक है। हाँ 65 तक कर लो, कर तो आगे भी लोगे पर अभी इतना ही करो। 51 से लेकर के 52, 52 से लेकर के 65 नीट एडवांस के इतने क्वेश्चन और लगाने हैं आपको, ठीक है। टेस्ट बेटा वो बच्चे दे सकते हैं जो वन शॉट में कवर कर लेते हैं, वो टेस्ट दे लें। टेस्ट देना जरूरी है। कोई टॉपिक अभी कोई ऐसा हुआ ही नहीं है, ब्रीदिंग तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो वो तो पढ़ के भी एक बार दे सकते हो, उतना तो आप अपने मेमोरी बेस पे भी दे सकते हो। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, सर पहली बार पढ़ रहा हूँ, वो इस टेस्ट को छोड़ दे। जिसको लग रहा है सर मैं आता ही नहीं है, ब्रीदिंग का मुझे एबीसीडी नहीं आता, वो अभी छोड़ दे, दूसरी टेस्ट देना चालू करेगा, ऐसे कॉन्फिडेंस का मेंटेन रहे। जिसने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है, कच्चा पकड़ा, वो टेस्ट दे सकता है, ठीक है। ओके ओके, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल 2:30 बजे। कल 2:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा। कल एनसीईआरटी कराऊंगा लेकिन मैं पहले। हाँ बेटा, एमडीएच मसाला ही नहीं, मैं कह रहा हूँ एमवे के प्रोडक्ट सोचो, इंडिया के अंदर अच्छे नहीं आते। एमवे कितनी इंटरनेशनल कंपनी है और कितने हाई लेवल के महंगे प्रोडक्ट आते हैं, तो उनके प्रोडक्ट इंडिया के अंदर क्वालिटी गिरी हुई आती है और अदर जगह क्वालिटी अच्छी आती है। बहुत बुरी हालत है इंडिया की, बहुत बुरी हालत। बाय बेटा।